हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे नंदलाल बोस के बारे में बात करेंगे। तो नंदलाल बोस जो है अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में ही आते हैं। जैसा कि आपको पता है आधुनिक चित्रकला की सीरीज चली जिसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि अवनीनाथ ठाकुर को पढ़ा, ईवी हेवल को पढ़ा, राजा रवि वर्मा को पढ़ा, बंगाल शैली पढ़ी, ठीक है, कंपनी शैली पढ़ी, पटुआ कला पढ़ा। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज ये हम लोग का टॉपिक क्या है, नंदलाल बोस है। इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि ये पहला पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने जो है चीज़ें लाइन से नहीं पढ़ी हैं तो आप पहले उन सब टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, फिर आप नंदलाल बोस के बारे में पढ़िए, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आप अगर लाइन से चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी किस तरीके से आधुनिक चित्रकला का जो है, आधुनिक चित्रकला की तरफ हम लोग किस तरीके से बढ़े, स्टार्टिंग क्या हुई, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप देखिएगा, एक मैंने आधुनिक चित्रकला का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया था, जिसको आप ज़रूर देखिए। उसको उसमें कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ, खाली ये दिया हुआ आधुनिक चित्रकला की स्टार्टिंग वगैरह, एक इंट्रोडक्शन था वो एक तरीके का। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा, इसका पहला ही पार्ट ना देखा, तो आप सबसे पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वो जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही आपको डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, नंदलाल बोस। तो आपको ये ध्यान रखना है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य थे, ठीक है। तो नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे, अवनीनाथ ठाकुर थे। तो आपको ये चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो नंदलाल बोस है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में मुंगेर जिला पड़ता है, वहां पर हवेली खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। तो बिहार में मुंगेरपुर जिले में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। और अगर हम सन की बात करें, साल की बात करें, तो कुछ विद्वान इनके मानते हैं 1882 में इनका जन्म हुआ, तो कुछ विद्वान मानते हैं 1883 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनके जन्म जो जन्म पर क्या है, विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कि कुछ लोग 3 दिसंबर 1882 मानते हैं और कुछ लोग 3 दिसंबर 1883 मानते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। तो 1882 और 1883 आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया होगा, आपको उस हिसाब से लगाना होगा, ठीक है। फिर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 16 अप्रैल 1966 में नंदलाल बोस की मृत्यु हुई थी और 3 दिसंबर 1882-83 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। किसने शिव सिद्ध कलाकार कहा था, तो ये अवनीनाथ ठाकुर ने इनको किसकी उपाधि थी, शिव सिद्ध कलाकार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो अवनीनाथ ठाकुर ने इनको शिव सिद्ध कलाकार की उपाधि दी थी। और क्यों दी थी, आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, इनके चित्रों में शिव का ज्यादा चित्रण हुआ है, इस वजह से इनको शिव सिद्ध कलाकार कहा है। किसने कहा है, अवनीनाथ ठाकुर ने कहा है, ठीक है। तो शिव जी का ज्यादा चित्रण होने की वजह से, यानी कि इनके चित्रों में शिव को वरीयता देने की वजह से नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और किसने कहा है, तो अवनीनाथ ठाकुर ने कहा है। तो आपको ये भी पॉइंट लर्न करने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो नंदलाल बोस अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि संपन्न फैमिली से बिलोंग करते थे। जो इनके फादर थे, जिनका नाम क्या था, पूर्णचंद, ठीक है। तो इनके फादर का नाम क्या था, पूर्णचंद के फादर का नाम था। तो ये भी एक स्थापत्य शिल्पी थे। तो पूर्णचंद भी, ठीक है, पूर्णचंद भी खड़गपुर में स्थापत्य शिल्पी थे। और इनकी माता का क्या नाम था, क्षेत्रमणि था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली थी वो अच्छी फैमिली थी, यानी कि एक संपन्न फैमिली से बिलोंग करते थे। जिस तरीके से अवनीनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, उसी तरीके से नंदलाल बोस भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनके जो फादर थे पूर्णचंद, ठीक है, तो ये क्या थे, स्थापत्य शिल्पी थे। तो उनके फादर क्या थे, एक स्थापत्य शिल्पी थे। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी भी एक शिल्पी थे, तो जिसका इफेक्ट किनके ऊपर पड़ा, नंदलाल बोस के ऊपर पड़ा, ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के गुण क्या है, बच्चों में आते हैं। तो इस तरीके से नंदलाल बोस में जो काबिलियत है चित्रकारी की, यानी कि चित्रकला की, तो उस तरीके से इनके फादर भी थे, जिस वजह से इनके फादर का जो इफेक्ट था, ठीक है। तो किसके ऊपर पड़ता है, तो नंदलाल बोस के ऊपर पड़ता है। इनकी माता के क्या नाम था, क्षेत्रमणि था। तो जब ये 8 साल के थे तो इनकी माँ का निधन हो गया था। तो ये 8 साल के थे तब इनकी माता का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि नंदलाल बोस की माता का निधन कब हुआ था। तो जब नंदलाल बोस की माता का निधन हुआ था तब नंदलाल बोस कितने साल के थे, तो कितने साल के थे, तो ये 8 साल के थे। तो कितने
कितने साल के थे, तो 8 साल के थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था, क्षेत्रमणि इनकी माता का नाम था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। फिर आगे हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो इनकी शिक्षा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इन्होंने क्या कहते हैं 16 साल की उम्र में माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली थी, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये कहाँ आ गए, कोलकाता आ गए, ठीक है। तो कोलकाता फिर ये आते हैं, फिर यहाँ पर इनका एडमिशन कहाँ होता है, जनरल असेंबली कॉलेज में एडमिशन होता है। तो किस कॉलेज में एडमिशन होता है, जनरल असेंबली कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। और इनको उस कॉलेज का मतलब इनका सारा रुझान किसकी तरफ था, चित्रकारी की तरफ था, जिसकी वजह से इनको कॉलेज में अच्छा नहीं लगता था। यानी कि जनरल असेंबली कॉलेज में जब इन्होंने एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था, तो उनका ध्यान वहाँ पर नहीं लग रहा था। उनको वहाँ का वातावरण, उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा था, कंजेस्टेड, उस एटमॉस्फेयर में वो जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में क्या होता है, फिर कहा जाता है कि जब ये पढ़ते थे, क्लास में जब बैठते थे, तब जब टीचर लेक्चर देते थे तो ये क्या करते थे, तब भी ये अपनी कॉपी वगैरह पे चित्रकारी यानी कि आड़ी तिरछी रेखाओं से चित्रकारी वगैरह किया करते थे। मतलब वो चित्र रेखाओं के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन वगैरह किया करते थे। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ये इंटर में जो है फेल हो जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट का जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें जब रिजल्ट आता है तो ये अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संस्कृत पढ़ते टाइम ये क्या करते थे, अपनी कॉपी वगैरह में आड़ी तिरछी रेखाओं से चित्र बनाया करते थे। और इसी वजह से बाद में ये क्या होते हैं, इंटर कॉलेज में यानी कि इंटरमीडिएट में ये फेल हो जाते हैं। फिर इनके घर वाले परेशान होकर के इनका एडमिशन कहाँ करा देते हैं, तो फिर इनका एडमिशन वाणिज्य कॉलेज में करा देते हैं। तो किस कॉलेज में करा देते हैं, वाणिज्य कॉलेज में करा देते हैं। तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है, वहाँ पर भी इनका मन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इनके घर वाले परेशान होकर के कहाँ एडमिशन करा देते थे, वाणिज्य कॉलेज में एडमिशन करा देते थे। तो वहाँ पर भी इनका ज़्यादा कुछ खास मन नहीं लगा, जिसकी वजह से फिर से ये वहाँ भी असफल हो गए, यानी कि फिर से यहाँ पर भी उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। हाँ, फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में इन्होंने प्रवेश लिया। फिर बाद में क्या होता है, राजकीय कला विद्यालय में इन्होंने, राजकीय कला विद्यालय जो कलकत्ता है, तो वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया। और जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त जो प्रिंसिपल कौन थे, E.V. हैवेल थे। जब इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में एडमिशन लिया तब उस वक्त प्रिंसिपल कौन थे, E.V. हैवेल थे, ठीक है। तो E.V. हैवेल उस समय प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल कौन थे, अवनीनाथ ठाकुर थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, जब इन्होंने कलकत्ता कॉलेज में एडमिशन लिया था तब उस समय वहाँ के प्रिंसिपल E.V. हैवेल थे और वाइस प्रिंसिपल कौन थे, अवनीनाथ ठाकुर थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। फिर यहाँ पर ये जो है अवनीनाथ ठाकुर के संपर्क में आते हैं। फिर इन्होंने इनसे जो है क्या है चित्रकारी वगैरह भी सीखी। अवनीनाथ के साथ रह करके इन्होंने क्या है कला की तरफ अपना और जो है इंटरेस्ट बढ़ाया, यानी कि कला की तरफ और ध्यान दिया, कला में और ये निपुण होते चले गए। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। और आपको चीज़ ध्यान रखनी है, कहा जाता है कि जब ये एडमिशन कराने गए थे कलकत्ता में, जब ये एडमिशन कराने गए थे तो अपने साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कहीं एडमिशन कराते हैं तो आप के मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपको पता है टीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें लगती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें तो अपने साथ ले ही गए थे। इसके अलावा ये अपने साथ एक तूलिका के द्वारा मतलब अपने साथ अपनी तूलिका द्वारा निर्मित यानी खुद से बनाया हुआ एक चित्र ले गए थे। कौन सा चित्र था, महाश्वेता। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये एडमिशन लेने गए थे तो महाश्वेता वाला चित्र ये अपने साथ लेकर के गए थे। तो कौन सा चित्र था, महाश्वेता वाला चित्र ये अपने साथ लेकर के गए थे। जब E.V. हैवेल ने इनका ये चित्र देखा तो वो देखते ही जो है नंदलाल बोस को पहचान गए, यानी कि नंदलाल बोस की कला को पहचान गए, ठीक है। तो महाश्वेता जब चित्र को देखा तो उनकी कला के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से परख लिया, किसने, E.V. हैवेल ने। और किसके बारे में, नंदलाल बोस के बारे में। और उन्होंने उनको फौरन ही अपने यहाँ एडमिशन दे दिया, ठीक है। तो कौन सा चित्र ले गए थे, तो आपको ध्यान रखना महाश्वेता चित्र अपने साथ ले गए थे। और किसने उनको जो है मतलब उनके चित्रकारी यानी कि इनकी आर्ट को किसने पहचाना, तो E.V. हैवेल ने पहचाना और उन्होंने उनको अपने यहाँ एडमिशन दे दिया। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर हमें देखना है कि अवनीनाथ ठाकुर ने क्या क्या चीज़ें और बनाई। तो 1910-1909 में यानी कि 1909-1910 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियाँ इन्होंने बनाई। तो लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने 1909-1910 में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि कब बनाई अनुकृतियाँ अजंता की, तो 1909-1910 में जो है अजंता की अनुकृतियाँ बनाई।
फिर आगे हम बात करते हैं 1921 में इन्होंने बाघ गुफा के चित्र भी बनाए। ठीक है, तो 1909-1910 में अजंता को आपको याद रखना है और 1921 में किसको याद रखना है, बाघ गुफा के चित्रों को याद रखना है। तो 1909-1910 में अजंता की अनुकृतियां बनाई और 1921 में बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। ठीक है, तो मैं बार बार चीजें रिपीट इसलिए कर देती हूँ, देखिए मैं एक चीज को कई बार बताती हूँ जिसमें कि आपको यहीं पर चीजें लर्न हो जाए, आपको बाद में लर्न करने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि रिवीजन तो करना चाहिए, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको वीडियो को देखते ही सारी चीजें मतलब क्लियर हो जाएं, तो जिसकी वजह से मैं चीजों को बार बार रिपीट कर देती हूँ जिसमें कि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक के बाहर का है, बुक का ही होता है हर चीज है और बुक से एग्जाम में आता है। तो आपको मतलब पढ़ना तो बुक से है, लेकिन आपको साथ में याद भी करना, साथ में एक समझना भी है। ठीक है, मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आपको चीजें याद भी हो जाएं, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आए। तो इस तरीके से इसी वजह से मैं चीजों को बार बार रिपीट कर देती हूँ। तो 1909-1910 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियां बनाई और 1921 में बाघ गुफा चित्र बनाए। ठीक है, यानी कि बाघ गुफा के चित्र बनाए, कहने का मतलब ये है, चित्रों के चित्र मतलब नहीं, चित्र बनाए। फिर आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। तो आगे के स्लाइड पे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब हम बात करते हैं जब ये अवनीनाथ से शिक्षा ले चुके थे, उसके बाद 1917-18 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था। तो यहाँ पर ये एज अ प्रिंसिपल इन्होंने काम किया। ठीक है, तो एज अ प्रिंसिपल इन्होंने काम किया। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने शिक्षण कार्य किया अवनीनाथ ठाकुर से शिक्षा लेने के बाद। फिर क्या होता है 1922 में जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जो किसके चाचा थे, अवनीनाथ ठाकुर के, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ ये कहाँ आ जाते हैं, शांति निकेतन आ जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने विश्व भारती कला भवन में इनको क्या नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष का पद दिया जाता है। तो विश्व भारती कला भवन में इनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1922 में रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने साथ इनको कहाँ ले आते हैं, शांति निकेतन ले आते हैं और यहाँ पर जो है वो विश्व भारती कला भवन में इनको क्या नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष पद इनको दिया जाता है, इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया और क्या है, कला भवन में भी इनको अध्यक्ष पद पर रखा गया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ बहुत से देशों की यात्रा की। ठीक है, तो इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की, जैसे कि है जापान है, चीन है, बर्मा है, ठीक है, मलाया है। तो बर्मा, मलाया, चीन, जापान आदि देशों की इन्होंने अवनीनाथ ठाकुर के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ जो है इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, तो किसके साथ यात्रा की थी, गुरुदेव के साथ जो है इन्होंने यात्रा की थी। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, रविन्द्रनाथ को ध्यान रखना, ना कि अवनीनाथ। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ इन्होंने जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ इन्होंने कई यात्राएं की, जिनमें चीन है, जापान है, बर्मा है। तो इन सब जगहों पे इन्होंने यात्रा की और वहाँ की इन्होंने शैली यानी चित्र पद्धति का अध्ययन किया। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है जब बाहर ये गए हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ही। तो इन देशों को यात्रा करने के दौरान इन्होंने यहाँ की चित्र पद्धति का भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे आपको बताते चलें कि फिर क्या होता है, 1936-37 की बात है। तो फैजपुर जो कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है बहुत से अधिवेशन हुए हैं। तो 1936-37 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के जो पंडाल की सज्जा में भी इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन, तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1936-1937 की बात है। तो 1936-1937 में जो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन हुए थे तो उनके पंडाल की सज्जा के लिए भी इन्होंने अपना योगदान किया। ठीक है, अपना योगदान दिया था। फिर 1937-1938 की बात है, हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल के सज्जा के लिए बड़े बड़े उन्होंने पोस्टर्स बनाए। तो 1936-1937 तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के में सहयोग दिया और 1937-1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े चित्र, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए। और ये जो पोस्टर्स बनाए थे वो किन माध्यम में बनाए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किन माध्यम में बनाए थे, टेम्परा माध्यम में बनाए थे। ठीक है, तो किस माध्यम में बनाए थे, टेम्परा माध्यम में इन्होंने ये पोस्टर्स बनाए थे। तो इन्होंने किन किन माध्यम में काम किया है तो उसको हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहले हम लोग चीज़ें, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर आगे सेकंड वीडियो में भी हम लोग आगे की चीज़ें क्लियर करेंगे। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, 1936-1937 में फैजपुर कांग्रेस वाला, ठीक है, और 1937-1938 हरिपुर कांग्रेस वाला। तो दोनों ही आपको हरिपुरा भी याद रखना है और क्या है, आपको फैजपुर कांग्रेस भी याद रखना है।
फिर आपको ध्यान रखना है 1939 में, यानी कि 1939 में बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने इनको अपने यहाँ निमंत्रित किया। किसके लिए निमंत्रित किया? कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए निमंत्रित किया। वहां पर इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? महागंगावतरण का चित्र बनाया था। तो 1939 में बड़ौदा के महाराजा ने कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए आमंत्रित किया, जहां पर उन्होंने महागंगावतरण चित्र बनाया। तो महागंगावतरण चित्र बनाया, ठीक है, किसके निमंत्रण पर, किसके आमंत्रण पर? तो बड़ौदा के महाराजा कीर्ति मंदिर, बड़ौदा के महाराजा जो थे तो उन्होंने इनको कीर्ति मंदिर सज्जा के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर इन्होंने महागंगावतरण का चित्र बनाया। तो आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? फिर आगे आपको ध्यान रखना है 1944 की बात है। देखिए इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, जिसमें इनकी एक बुक क्या थी? शिल्प कथा थी। तो कौन सी बुक थी? तो शिल्प कथा थी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो कब इसका प्रकाशन हुआ था? इनका प्रकाशन जो हुआ था वो 1944 में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। क्या बुक का नाम था? शिल्प कथा। तो आपको ये बुक जो है आपको याद रखनी है। एक मिनट, तो आपको ये बुक जो है आपको याद रखनी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था। और आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि इन्होंने बहुत से चित्र बनाए हैं, जिसमें ये क्या है, गहरे रंग का थोड़ा सा परहेज करते हैं। कृत्रिम रंगों का और गहरे रंगों का ये थोड़ा सा परहेज करते हैं। तो इनको जो है मतलब गहरे रंग इनको पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से ये गहरे रंगों का परहेज करते हैं, यानी कि गहरे रंग का यूज ज़्यादा ये नहीं करते थे अपने चित्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने जो है शिक्षा, देखिए ये कलाकार तो थे ही, लेकिन इन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया। ठीक है, और इन्होंने बुक्स भी लिखी और इन्होंने डीलिट भी किया। तो कहाँ से इन्होंने डीलिट किया, डीलिट की उपाधि इन्होंने कहाँ से हासिल की, तो इसको हम देखेंगे। तो 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो 1950 में आपको सन याद रखना है, 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने कोलकाता से जो है भी डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो कोलकाता से कब की थी? 1957 में। तो 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट इन्होंने किया। फिर 1957 में कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, अब बात करते हैं 1954 की। तो भारत सरकार के द्वारा 1954 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो 1950 आपको 1950 याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट। 1954 भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण। ठीक, 1957 कलकत्ता कला विद्यालय द्वारा डीलिट। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आगे आपको ध्यान रखना 1965 की बात है। तो 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने इनको रविंद्र शताब्दी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे सम्मानित किया? रविंद्र शताब्दी पदक से इनको सम्मानित किया। किसने? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने। ठीक है, तो कब किया? 1965 में। तो 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने रविंद्र शताब्दी पदक से इनको सम्मानित किया। फिर आगे का पॉइंट ये है कि ये पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पे, ठीक है, तो ये पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पे रंगीन चलचित्र तैयार की गई। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पहले भारतीय कलाकार, यहाँ पे मैं भारतीय बोल रही बार बार, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना भारतीय की बात हो रही है कि ये पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर रंगीन चलचित्र तैयार किया गया। ठीक है, तो जिनकी कलाकृति पर रंगीन चलचित्र तैयार किया गया, तो ये भी आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या नंदलाल बोस की कला है, लेकिन आपको जो है नंदलाल बोस की कला सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग नंदलाल बोस की कला के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इस तरीके से आज हम लोगों ने नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कि आपको बताना है कि बाघ के चित्रों की अनुकृतियाँ नंदलाल बोस ने कब बनाई। ठीक है, तो आपको सन बताना है कि बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ नंदलाल बोस ने कब बनाई, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सेकंड पार्ट में बहुत सी चीज़ें अभी रह गई, तो सेकंड पार्ट में हम लोग नंदलाल बोस की कला पढ़ेंगे, नंदलाल बोस के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं, आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।